हेलो एवरीवन। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपना दो कणों की। नेक्स्ट टॉपिक देखिए अपना दो कणों की सीधी अप्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ टक्कर। सीधी अप्रत्यास्थ टक्कर। और इसमें ध्यान रखना, इसमें अपन एक चीज देखेंगे कि अप्रत्यास्थ टक्कर में जब टक्कर होने के बाद में जो कण हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, तो ये कंडीशन है अपने पास में टक्कर के पश्चात कण आपस में चिपक जाते हैं, स्टिक टुगेदर, आपस में चिपक जाते हैं। तो और ये वाली जो चीज है, ये वाली जो टक्कर है, ये भी अपने को कहाँ देखनी है? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, या फिर ऐसे बोल सकते हो एल फ्रेम, लेबोरेटरी फ्रेम में। तो शुरुआत करते हैं अपन अपने डेरिवेशन की। देखिए कि माना दो कण है, पहला कण जिसका द्रव्यमान m1, दूसरा कण जिसका द्रव्यमान क्या बोल दिया? m2। इसका जो वेग है वो कितना बोल दिया? u1। और इसका जो वेग है वो कितना बोल दिया यहाँ पर? u2। देन और ये जो घटना है वो कब है? टक्कर से पूर्व है। और टक्कर के पश्चात में दोनों कण आपस में चिपक जाएंगे, दोनों कण आपस में चिपक जाते हैं। तो इनका जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाता है? m1 प्लस m2। और एक संयुक्त वेग v से क्या करते हैं? ये गति करते हैं। इनका जो वेग है वो क्या हो जाता है? कंबाइन हो जाता है, दोनों आपस में चिपक जाएंगे, तो दोनों एक ही पार्टिकल बन जाएंगे और साथ में एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे, एक ही वेग से गति करेंगे। तो थोड़ी सी थ्योरी है वो लिख लेते हैं कि, और एक लाइन लिख लेते हैं पहले। ये जो घटना है वो कब है? टक्कर से पूर्व। और ये जो घटना है वो कब है? टक्कर के पश्चात। तो दो कणों की सीधी अप्रत्यास्थ टक्कर। पहले थ्योरी लिखते हैं। माना दो कण जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है, टक्कर से पूर्व इनके वेग क्रमशः u1 व u2 है। टक्कर के पश्चात इन कणों के टक्कर के पश्चात यह कण टक्कर के पश्चात यह कण आपस में चिपक जाते हैं तथा एक संयुक्त वेग कंबाइन वेलोसिटी तथा संयुक्त वेग v से गति करते हैं, गति करते। थ्योरी बहुत है। तो देखिए, चूंकि टक्कर कैसी है? अप्रत्यास्थ टक्कर है, तो अप्रत्यास्थ टक्कर में अपन क्या लगाएंगे? देखो, अप्रत्यास्थ टक्कर में संवेग तो संरक्षित रहेगा,
अप्रत्यास्थ टक्कर में संवेग संरक्षित रहेगा लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। तो अपन यहाँ पर चेक करेंगे और रिजल्ट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जब ये इन दो कणों की अप्रत्यास्थ टक्कर होती है जिनमें कण आपस में चिपकते हैं तो वहां पर गतिज ऊर्जा की हानि होती है, लॉस होता है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का। तो अपन वो फाइंड करेंगे कि लॉस कितना होता है और ये भी प्रूफ करेंगे कि यहाँ पर जब कण आपस में चिपकते हैं तो गतिज ऊर्जा की हानि होती है। इसको अपन सिद्ध भी करेंगे। पहले अपन इसको सिद्ध करेंगे कि गतिज ऊर्जा की हानि होती है, देन उसके बाद में अपन इसको प्रूफ करेंगे। देन उसके बाद में अपन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि कितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है। ठीक है, देखिए तो अपन सबसे पहले एक लगाना पड़ेगा अपने को संवेग संरक्षण नियम, क्योंकि जो संवेग संरक्षण नियम है वो प्रत्येक प्रकार की टक्कर में लागू होता है। तो देखिए यहाँ पर संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम कहता है अपने पास में टक्कर से पूर्व कुल संवेग इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में टक्कर के पश्चात कुल संवेग। तो टक्कर से पहले कुल संवेग कितना होगा अपने पास में, संवेग का फॉर्मूला P इजिकल टू एम वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा अपने पास में m1u1 प्लस कितना हो जाएगा अपने पास m2u2 इक्वल टू हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अपने पास में v। देखिए अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक कंडीशन लेते हैं, इस कंडीशन को फॉलो करना है, ध्यान रखना। अपने पास में लास्ट इक्वेशन आई थी m1u1 प्लस आया था m2u2 इक्वल टू आया था यहाँ पर m1 प्लस m2 और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी v। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से पहले वेलोसिटी v का जो मान है वो निकाल देते हैं। तो v इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में m1u1 प्लस m2u2 अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। ये अपने पास में क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। अब यहाँ पर अपन एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है अपने पास में कि यदि दूसरा कण स्थिर हो, दूसरा कण स्थिर हो अर्थात u2 बराबर कितना हो जाएगा 0। जैसे u2 बराबर 0 करोगे देन अपने पास में v इक्वल टू कितना हो जाएगा m1u1 अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। ये अपने पास में फाइनल रिजल्ट आएगा जब दूसरे कण को आप क्या कर देते हो, स्थिर कर देते हो। तो देखिए यहाँ पर वापस से देखिए कि जो दूसरा कण है वो क्या हो जाए, रुका हुआ हो। ठीक है, और पीछे से ये वाला कण आके इसको टक्कर करता है, दोनों कण आपस में चिपक जाते हैं m1 प्लस m2 और वेलोसिटी v से गति करते हैं। तो ये अपने पास में फाइनल कंडीशन आई है। देन देखिए इस अपन समीकरण से, इस इक्वेशन से अपन क्या देख सकते हैं, क्या रिजल्ट निकलता है वो देखिए। इस इक्वेशन से, इस समीकरण से स्पष्ट है कि, इस समीकरण से क्या स्पष्ट है कि देखिए यहाँ पर v है और यहाँ पर क्या है u1 है। तो ये जो है वो अपने पास में पहले कण का वेग है और ये क्या है जो अपने पास में दोनों कण जब चिपक गए थे उनकी वेलोसिटी आई है। अब अपन यहाँ से क्लियर बता सकते हैं कि जो v का मान है वो क्या होगा, कम होगा और u1 का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, देखो v का जो मान है, v की जो वैल्यू है उसके अपॉन में कितना आ रहा है m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 का मान ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा होगा। ठीक है, देन अपन बोल सकते हैं अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी देन अपन क्या बोलेंगे कि v का मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और u1 का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। वेलोसिटी जो v है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन अपन बोल सकते हैं कि वेलोसिटी v इज लेस देन कितना हो जाएगा अपने पास में u1। ठीक है, ये अपने पास में एक रिजल्ट आया है। अब अपन एक रिजल्ट और आगे लेके चलते हैं कि ये तो कंडीशन आ गई अपने पास में, ये v की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करें यहाँ पर, अब अपन करते हैं, देखो गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम तो अपन लगा नहीं सकते, वेलोसिटी अपने को फाइंड करनी थी, v का मान वो अपन फाइंड कर चुके हैं, v की वैल्यू आ गई m1u1 अपॉन m1 प्लस m2।
गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम नहीं लगेगा क्योंकि अप्रत्यास्थ टक्कर है। अब अपन क्या करेंगे कि अपने को पता है कि गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है, तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आ रहा है, गतिज ऊर्जा की हानि हो रही है कि वृद्धि हो रही है, वो अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन अपन चेक करते हैं, और पहले ही बता दूं गतिज ऊर्जा में हानि होगी, तो अपन सीधा यहाँ पे लिख लेते हैं कि गतिज ऊर्जा में हानि। तो गतिज ऊर्जा में हानि निकालनी है, तो सबसे पहले अपन को पता कैसे चलेगा कि गतिज ऊर्जा में हानि हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अपन क्या करेंगे कि जो अपने पास में यहाँ पर टर्म्स आई है, कौन सी टर्म है, एक अपने पास में वैल्यू आई है v की, ठीक है, और यहाँ से अपन क्या करेंगे कि गतिज ऊर्जा में हानि ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है, कि टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा कितनी है, टक्कर के बाद में गतिज ऊर्जा कितनी है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर सीधा सा इनका रेशियो निकाल देते हैं, रेशियो से अपना काम जल्दी हो जाएगा। तो देखो, टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, K1 बोल देते हैं। तो टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा क्या होगी, देखो पहला कण है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी अपने पास में, हाफ m1u1 स्क्वायर। ठीक है, और u2 का मान तो 0 है, तो अपने पास में टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, K1। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर टक्कर से पूर्व हो गया, देन अपन बात करते हैं यहाँ पर टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा, और वो मान क्या हो जाएगा, K2। और टक्कर के बाद में जो गतिज ऊर्जा वो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, हाफ, यहाँ पर m1 प्लस कितना हो जाएगा, m2, और साथ में क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। क्लियर। तो ये टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा, ये टक्कर के बाद में गतिज ऊर्जा, 1/2 पूरा द्रव्यमान m1 प्लस m2, और वेलोसिटी कितनी है, v है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे K2 का मान है उसको थोड़ा सा सही करते हैं। तो K2 का मान कितना हो जाएगा, हाफ m1 प्लस m2, और v का मान रखना है, सॉरी v का मान अभी जस्ट अपन ने फाइंड किया, m1u1 अपॉन कितना हो जाएगा, देखो m1u1 अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से K2 का मान कितना हो जाएगा, हाफ, ये अपने पास में कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा फाइनली अपने पास में m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2। ये अपने पास में वैल्यू किसकी आ गई, K2 की आ गई, ये K1 और ये क्या आ गया, K2। तो अपने को अब ये प्रूफ करना है कि गतिज ऊर्जा की हानि हो रही है। तो अपन क्या करते हैं, दोनों का रेशियो लेते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा अपॉन टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा। टक्कर के बाद में गतिज ऊर्जा कितनी है अपने पास, K2, और टक्कर से पहले कितनी है, K1, और K2 का मान कितना है अपने पास में, 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, और इसके अपॉन में कितना आ जाएगा, हाफ m1u1 स्क्वायर, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, हाफ से हाफ, m1 से m1, और u1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। देन अपने पास में कितना आ जाएगा, देखो K2 अपॉन K1 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर रहेगा अपने पास में m1 अपॉन कितना आ जाएगा अपने पास, m1 प्लस m2, m1 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को देख के, इसकी राइट हैंड साइड है, इसको देख के अपन क्या
मतलब फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि देखिए यहाँ पर साइड में कर लेते हैं अपन, ये राइट हैंड साइड को देख के आपने को लग रहा है कि ये जो m1 प्लस m2 है इसकी वैल्यू क्या होगी, अपने ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है कि m1 का मान कम होगा और m1 प्लस m2 इस पूरी वैल्यू का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर अपन केवल राइट हैंड साइड की जो टर्म है इसको लेकर बात करें तो ये जो वैल्यू है इसका मान, इसकी जो वैल्यू है वो एक से क्या आएगी, कम आएगी। क्यों कम आएगी, क्योंकि m1 प्लस m2 क्या है, बड़ी टर्म है और m1 क्या है, छोटी टर्म है। ठीक है, देन अपन बोलेंगे कि ये जो इसके अपॉन में है, इसके भाग में है, वो बड़ी टर्म आ रही है और यहाँ पे छोटी टर्म आ रही है, तो इस पूरी राशि का मान एक से क्या होगा, कम होगा। देन अपन क्या बोलेंगे, देखो चूंकि m1 अपॉन m1 प्लस m2 इज लेस देन क्या होगा, 1। सीधा लिखवा रहे, लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। इसका मान एक से क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। इसका मान एक से क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। जब इस पूरी टर्म का मान अगर एक से छोटा होगा तो अपन क्या लिख सकते हैं, अतः अतः k2 अपॉन k1 इज ऑल्सो लेस देन क्या होगा, 1। k2 अपॉन k1 का मान भी क्या होगा, एक से छोटा होगा। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि k2 को रहने दो और k1 को उधर भेजेंगे, तो ये अपने पास में इस प्रकार। तो फाइनल रिजल्ट अपने पास में ये आया है कि जो k1 है, k1 का मतलब क्या हुआ कि टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा वो कितनी होगी, ज्यादा होगी, और टक्कर के बाद में गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। टक्कर के बाद में गतिज ऊर्जा कम हो रही है, इसका मतलब क्या होगा कि जब दो कणों की अप्रत्याश टक्कर होती है जिसमें कण आपस में चिपक जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जब टक्कर हो जाती है, टक्कर के बाद में गतिज ऊर्जा की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, जो यहाँ से प्रूफ हो रहा है। अतः अतः स्पष्ट है कि टक्कर स्पष्ट है कि अप्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के पश्चात टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा की हानि होती है, गतिज ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये वो चीज प्रूफ हो जाती है, k2 इज लेस देन क्या है अपने पास में, k1। टक्कर के बाद में गतिज ऊर्जा कम है। ठीक है, अब ये तो अपन ने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि गतिज ऊर्जा की हानि हुई। अब कितनी हानि हुई वो भी अपन फाइंड करते हैं। देखिए नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा में हानि का मान, गतिज ऊर्जा में हानि का मान कितना आएगा वो कैसे निकालेंगे अपन, डेल्टा के इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में k1 माइनस कितना होगा, k2। क्योंकि k1 गतिज ऊर्जा ज्यादा है और k2 क्या है, कम, तो k1 में से k2 को माइनस कर दो, तो डेल्टा के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी आ जाएगा, या फिर गतिज ऊर्जा में हानि का मान भी बोल सकते हैं। तो k1 का मान हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस k2 का मान, k1 का मान हाफ m1 u1 का स्क्वायर और k2 का मान अपने को ये वाला लेना है, v का मान रखने के बाद में हाफ m1 u1 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m1 प्लस m2। ठीक है, देन जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे, तो डेल्टा के इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे 1 माइनस 1/2 बाहर, m1 बाहर, u1 स्क्वायर बाहर, तो यहाँ पर बचेगा m1 अपॉन, ये हो जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2। देन अपने पास में डेल्टा के इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा m1 प्लस m2, और यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2 माइनस कितना हो जाएगा m1, m1 से m1 कैंसिल आउट, तो यहाँ से अपने पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, डेल्टा के इक्वल टू आ जाएगा
डेल्टा के का जो फाइनल मान आएगा वो कितना आएगा 1/2। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है m1 u1 स्क्वायर, और साथ में क्या है अपने पास में ये m2 अपॉन m1 प्लस m2। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, देखिए डेल्टा के इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और यहाँ से आ जाएगा अपने पास में m1 फिर साथ में m2 अपॉन में m1 प्लस m2, और साथ में कितना आ जाएगा u1 स्क्वायर। इतनी है वो अपने क्या हुई है, हानि हुई है। इतनी गतिज ऊर्जा में क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला डेरिवेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।